Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. Dear students, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अ टुर्बुलेंट टाइम 1905 रिवॉल्यूशन। इस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था किस तरह 1905 का रिवॉल्यूशन आया। हमने पढ़ा कि किस तरह एक फैक्ट्री से 4 लोगों को जब निकाल दिया गया था तो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स वगैरह हुई और कहीं ना कहीं नीवा जो आपकी एक लेक थी ना डियर स्टूडेंट्स, उस नीवा लेक के लेफ़्ट साइड और राइट साइड बहुत सारे डिवीज़न थे। बट आई थिंक अभी वो आज चीज़ आपने जो है नहीं पढ़ी है। ठीक है, जो चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट वो चीज़ आपकी थी मेन चीज़ 1905 के रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि 4 वर्कर्स को जब नौकरी से निकाला गया था तो जो है बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई और वर्कर्स ने काफ़ी सारी डिमांड करी। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी वर्किंग आवर्स कम करो, हमारी वेजेस इंक्रीज़ करो और जो है कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाओ। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। विंटर पैलेस में जब फादर गैपॉन ने वर्कर्स के साथ स्ट्राइक्स की तो करीब 100 लोग मारे गए और 300 लोग जो थे घायल हो गए थे। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट इस इंसिडेंट को हम लोग कहते थे ब्लडी संडे। और फिर 1905 के रिवॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कि मैं ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट है आपकी क्लास 9th हिस्ट्री करके, वहाँ पर मैंने आपको शुरू से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ। तो आप वाली प्लेलिस्ट को खोल के सारे पार्ट सोशलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर के देखते रहिए, बिकॉज अभी हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद 1905 के रिवॉल्यूशन में इतना सब कुछ हो गया था तो जो तज़ार थे यानी कि उनके रूलर, उन्होंने जो है डूमा सेटअप किया ताकि लोगों की मांगें सुनी जाए। खाली मतलब डूमा खाली नाम का ही था, वो काम का नहीं था। क्योंकि भाई डूमा में जब भी कोई आवाज़ उठती थी किंग के खिलाफ तो जो किंग था तज़ार वो जो है क्या करता था, डूमा को हटा देता था, उसको हटा के दूसरा डूमा बना देता था, है ना। और इसी तरह उसने 3 डूमे बनाए, है ना। और तीसरा डूमे में तो उसने कंजर्वेटिव्स को ही रख दिया। तो भाई फ़ायदा क्या है डूमा का, है ना। तो इस तरह हुआ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। बिलीव मी गाइज, ये जो सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपने मेरे सारे पार्ट्स बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखे हैं। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट देखोगे ना आपको इसके अंदर की कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या। In 1914, a war broke between 2 European alliances, Germany and Australia and Turkey, the Central Power, and France, Britain and Russia, later Italy and Romania. Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the First World War. अब देखो टीचर, आपने सुना होगा, आपने अपने पेरेंट्स को भी सुना होगा, डिस्कस करते रहते हैं कि भाई अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर आएगी, ये आएगी, है ना। शुरुआत हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लो। हुआ क्या था डियर स्टूडेंट्स, 1940 के समय में क्या हुआ था, जो एक लड़ाई होती है नॉर्मल, लेकिन इस समय लड़ाई जो होती है कंट्रीज़ के बीच में हुई थी। एक तो थे यूरोपियन अलाइंसेस जिनको हम जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की कहते हैं, और सेंट्रल पावर और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जो कि लेटर इटली और रोमानिया थे। ये हर एक कंट्री में जो है युद्ध जो है छिड़ गया था, है ना। मतलब युद्ध इन दोनों के बीच में था। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की की एक टीम थी और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया की एक टीम थी। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाती है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनका जो है ग्रुप बन गया था और कहीं ना कहीं वॉर छिड़ गई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और डिस्ट्रे इसी वॉर को डिस्ट्रे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते थे। ये यूरोप के इनसाइड भी होती थी और आउटसाइड भी होती थी। ठीक है, इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेल्ड अराउंड तज़ार निकोलस सेकेंड। देखो डिस्ट्रे रशिया में सिचुएशन क्या थी कि भाई इनिशियली यानी कि जब वॉर स्टार्ट हुई तब तक लोग बड़े एक्साइटेड थे, लोगों ने अच्छी तरह तज़ार निकोलस का सपोर्ट भी किया, उसके साथ भी गए लड़ने, हर चीज़ हुई थी अच्छी तरह। मतलब सब सपोर्ट कर रहे थे तज़ार निकोलस के, लड़ने भी जा रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे। लेकिन अचानक से डिस्टन जो है लोगों ने, जो इनका राजा है तज़ार निकोलस, इसका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा साथ? भाई कोई जनता ऐसे ही साथ तो नहीं छोड़ती है, जब कोई गलत काम किया होता है तभी तो साथ छोड़ती है, वरना ऐसे ही कोई साथ क्यों छोड़ेगा, है ना। भाई तज़ार निकोलस का भी साथ छोड़ दिया गया था पीछे, अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे हिस्ट्री में। ठीक है,
The war was initially popular and people continue to rail Tsar Nicholas II. As the war continued, though the Tsar refused to consult main parties in Duma. अब देखो डियर स्टूडेंट, लोगों ने तज़ार का साथ क्यों छोड़ा? भाई इनिशियली तो वॉर बड़ी अच्छी चल रही थी, भाई लोग भी बिल्कुल एक्साइटेड होकर तज़ार निकोलस सेकंड का बिल्कुल अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे थे, अच्छी तरह हर चीज़ हो रही थी। अचानक से लोगों ने साथ क्यों छोड़ा? लेकिन लोगों ने साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि भाई तज़ार ने कोई चीज़ें ऐसी करी थी जिससे लोग जो है थोड़ा लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया। अब वो चीज़ें क्या थी मैं बताती हूँ डियर स्टूडेंट आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसमें कौन सा कलर दिखेगा आपको? एक मिनट हाँ डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये तो दिखेगा नहीं आपको, मैं थोड़ा डार्क कलर लेती हूँ जो आपको आसानी से दिख जाए इस चीज़ में, मतलब अच्छी तरह से। ठीक है, तो आई थिंक ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। तो देखो डियर, पहली चीज़ जो तज़ार निकोलस ने थोड़ी अजीब सी करी थी, वो अजीब सी चीज़ थी कि ये कभी भी डूमा की बात नहीं सुनता था, है ना। एज द वॉर कंटिन्यू तज़ार जो है कभी भी उसने डूमा को कंसल्ट नहीं करा, जबकि डूमा डियर ने बनाया किसने था? डूमा बनाया इसलिए गया था ताकि भाई जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो डूमा में भी डिस्कस होंगी, क्योंकि डूमा में डियर डूमा लोगों के लिए बनाया गया था, है ना। और जो तज़ार निकोलस था वो उस इंसान ने कभी भी डूमा में कंसल्ट ही नहीं किया। अब जो इंसान डूमा में कंसल्ट ही नहीं करेगा तो भाई लोग उसका साथ क्यों देंगे, है ना। तो मतलब डूमा खाली उसने नाम के बना रखे थे, कभी भी कंसल्ट नहीं करता था वो डूमा में। तो पहला पॉइंट हो गया नो कंसल्टेशन। ठीक है, समझ जाओगे, मैं यहाँ पे खाली पॉइंट लगा रही हूँ, नो कंसल्टेशन इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या था। सपोर्ट वर थिन, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई। अब देखो एक तो भाई रशिया और जर्मनी उनका दुश्मन था बेसिकली रशिया का, ठीक है। तो अगर तुम लोग अपने ही देश के अंदर रशिया की चीज़ें लाओगे, रशिया के सेंटिमेंट्स लाओगे, तो लोगों के अंदर गुस्सा लोगों को आएगा कि नहीं आएगा। अब जो तज़ार निकोलस की वाइफ थी ना, वो उनके खुद जो है तज़ारानिया अलेक्जेंड्रा जो थी जर्मन ओरिजिन से थी, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे तज़ारानिया जो अलेक्जेंड्रा थी, इनका जैसे सेंट पीटर्सबर्ग जो एक आपकी सिटी थी, उसका जर्मन नेम था लिया गया था पेट्रोगार्ड से। तो भाई साफ दिख रहा है कि आप जर्मन ओरिजिन से रिलेट कर रहे हो। और भाई रशिया के लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, है ना, कि आप जर्मन सेंटिमेंट्स ला रहे हो इधर, मतलब आप जर्मन के जैसे नाम क्यों रख रहे हो, है ना। इवन जो तज़ार निकोलस की वाइफ थी वो भी जर्मन ओरिजिन को जो है जर्मन ओरिजिन से थी। तो भाई लोगों के अंदर ये भी पैदा हो गया गुस्सा। तो जर्मन सेंटिमेंट्स वर द सेकेंड रीज़न, ठीक है। जर्मन सेंटिमेंट्स उनको नहीं चाहिए थे रशिया के लोगों को, और ये जब दो चीज़ें हो गई, है ना, तो लोगों को बहुत गुस्सा आ गया। The Tazarania Alexandra's German origin and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. और दूसरा एक और कारण था, जो रास्पुतिन था एक मॉन्क, इसके दबाव के कारण भी बहुत सारी चीज़ें तज़ार निकोलस ने करी जो कि बिल्कुल जनता के विरुद्ध थी और जनता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। The First World War on the Eastern Front differed from that on the Western Front. अब देखो इसमें जो फर्स्ट वॉर थी ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये थोड़ी डिफरेंट थी वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में। अब जो वेस्ट साइड थी वहाँ पे जो आर्मी थी स्टूडेंट, वो जो है ट्रेंचेस से फॉट करती थी। ट्रेंचेस क्या होता है? एक स्मॉल जगह होती है जहाँ से सोल्जर्स जो है छुप के अच्छी तरह वॉर कर पाते हैं, ठीक है। ट्रेंचेस से लोग वॉर करते थे स्ट्रेच्ड अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस। लेकिन ईस्ट में जो दूसरी आर्मी होती थी वो जो है गुड डील मूव करती थी, बैटल्स फॉट करती थी, और जो है लार्ज जो है कैजुअलिटीज़ हैं वो पीछे छोड़ते हुए चलती थी। अब जो डिफीट्स थे ईस्ट में वो काफ़ी शॉकिंग थे और काफ़ी डिमोरलाइजिंग थे, यानी कि मतलब जब डिफीट हो जाता था तो जो आर्मी के लोग थे बड़े डिमोरलाइज हो जाते थे और बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, ठीक है। मतलब वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि भाई हम लोग नहीं जीत पाएंगे इसमें, है ना। मतलब ऐसा था कि वो लोग हमेशा ये एक्सपेक्ट करते थे कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन अब आप खुद सोचो डिसीजन, अगर हम नहीं जीतते तो हमें डिमोरलाइजिंग फील होता है ना। तो वही चीज़ होता था डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखा है इसमें रशिया's army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. There were over
7 million कैजुअलिटीज बाय 1917, इतनी कैजुअलिटीज हो गई थी. एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड. अब देखो रशियन आर्मी ने क्या करा, ये इन्होंने मतलब थोड़ी चालाकी सी की, क्योंकि काफ़ी कैजुअलिटीज़ इनकी हो गई थी और ये जो है आर्मी में रिट्रीट कर रहे थे. ठीक है, मतलब आर्मी में भर रहे थे लोगों को, मतलब कह रहे थे कि भाई कौन कौन आर्मी में आना चाहता है, तो मतलब आर्मी के लिए लोगों को ले रहे थे. तो ठीक है, तो मतलब इन्होंने एक चीज़ की, जो रशियन के आर्मी वाले थे ये लोग क्या करने लग गए, ये अपने ही देश की क्रॉप्स और बिल्डिंग जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने लग गए. अब भाई इसका क्या कारण था, आप लोग बोलोगे यार मैम कितने पागल लोग हैं, अपने घर की बिल्डिंग और वो सही ख़राब कर रहे हैं. इसका एक कारण था डियर स्टूडेंट, ये लोग चाहते थे कि जो यूरोपियन वाले कंट्री जैसे जर्मनी वगैरह के लोग हैं, अगर हमारी कंट्री में आकर कहीं से छुप के भी वॉर कर रहे हैं तो ना कर पाए. जब इनको हम लोग कोई फैसिलिटी ही नहीं देंगे पानी खाने पीने की, तो कहाँ से हमारी कंट्री में घुसेंगे. ये इनका कहने पीने का मतलब था. ठीक है, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 million रेफ्यूजीज इन रशिया, और सारे लोग रेफ्यूजीज बनने लग गए थे. ठीक है, द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द तजार. सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच वॉर. तो सोल्जर जो थे वो बड़े परेशान हो गए थे इस सारी चीज़ से, और उनका मन भी नहीं कर रहा था ऐसी वॉर लड़ने का. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे यहाँ पे दिया है इन्होंने कि द वॉर ऑल्सो हैड सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री. अब देखो डियर स्टूडेंट, वॉर का जो है कहीं ना कहीं सीवियर इम्पैक्ट इंडस्ट्री में भी था. कैसे था ये पढ़ते हैं. अब देखो रशिया में डियर स्टूडेंट वैसे ही इंडस्ट्रियाँ कम थी. अब क्योंकि वॉर आ गई तो भाई इंडस्ट्रियाँ और भी ज़्यादा ख़त्म हो गई है ना. रशिया ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्री गुड्स बाय जर्मनी कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी. अब देखो जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज थी डियर स्टूडेंट रशिया में, वहाँ पे जो है बाहर से सामान एक्सपोर्ट होकर आता था, और ज़्यादा तक जो रूट होता था वो होता था जर्मनी से होते हुए होता था वो बाल्टिक सी से. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिस इंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप, क्योंकि भाई उनका रास्ता ही वो था. अगर आपके पास रिसोर्स ही नहीं आएगी तो आप लोग इंडस्ट्री में क्या बनाओगे, है ना. तो वही चीज़ इनके साथ भी हो रही थी. बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन. एबलेस बॉडीज मेन were called up to war. As a result, there were labor shortages and small workshop producing essential were shut down. तो डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस सब की वजह से क्या हुआ, जो लेबर शॉर्टेजेस थी और जो स्मॉल वर्कशॉप थी जो कि एसेंशियल गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, ये कहीं ना कहीं जो है सब बंद कर दी गई थी. भाई जब इंडस्ट्री से कोई सामान ही नहीं आ रहा तो भाई वो लोग स्मॉल वर्कशॉप खोल के बेचेंगे क्या, है ना. कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं उससे. लास्ट सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वर सेंड टू फीड आर्मी, और जो लास्ट सप्लाई थी ग्रेन्स की डियर स्टूडेंट, जो भी ग्रेन्स उनकी कंट्री में उगता होगा वो सारी सप्लाईज ये लोग कहाँ भेज देते थे, आर्मी लोगों के पास भेज देते थे. ठीक है, मतलब आर्मी में जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए भेज देते थे ये लोग. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या दिया इन लोगों ने. नेक्स्ट दिया है फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड फ्लोर बिकम्स scarce by winter 1916 रॉयट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन. अब देखो डिस्टेंट, क्योंकि भाई आर्मी में भेज देते थे ना, जो भी ग्रेन उगता था बस ये सीधे आर्मी में भेज देते थे. तो इस वजह से डिस्टेंट क्या होता था कि जो सिटीज़ में पीपल रहते थे उनके लिए जो ब्रेड फ्लोर जो उनकी कॉमन नीड थी वो काफ़ी ज़्यादा स्कार्स हो गई थी, यानी कि अब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी, उनको मिलती भी नहीं थी, है ना. तो भाई 1916 में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो ब्रेड वगैरह बेकरी शॉप्स वगैरह थी इनमें जो है क्या कहते हैं रॉयट्स होते थे, यानी कि हमले वगैरह और लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहते थे. ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड. तो हम लोग ये टॉपिक को भी आज कवर कर लेंगे. ठीक है, मतलब पूरा टॉपिक तो कवर नहीं होगा डियर स्टूडेंट बेसिकली, लेकिन मैं एज ए इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगी. आफ्टर फरवरी हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ठीक है, ओके. तो चलो फटाफट देख लेते हैं. In the winter of 1917, conditions in capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the division among the people.
अब देखो डियर स्टूडेंट्स, 1917 में जो है विंटर्स के टाइम डियर स्टूडेंट क्या हुआ, जो कैपिटल थी पेट्रोग्राड, वहाँ की जो कंडीशन थी थोड़ी सी मतलब ख़राब हो गई थी। कैसे हुई ख़राब, मैं आप बताती हूँ क्या क्या चीज़ हुई। देखो जो लेआउट था सिटी का वो इस तरह था डियर स्टूडेंट कि वो डिवीज़न क्रिएट करता था पर्सन। कैसे? द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नीवा। मतलब देखो डियर स्टूडेंट, सिटी की पोजीशन कुछ इस तरह की थी कि रास्ते में रिवर नीवा पड़नी थी। ये है रिवर नीवा, ठीक है, ये है रिवर नीवा। रास्ते में रिवर नीवा पड़ती थी, इसकी एक राइट साइड होती थी और इसकी एक लेफ़्ट साइड होती थी। अब डिस्टेंस जो राइट साइड थी वहाँ पे तो थे वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज वगैरह थी, और आपको पता है वर्कर्स की कंडीशन कैसी होती है ना। ऊपर से राइट साइड में तो डिस्टेंस ज़्यादा ठंड भी थी उनकी साइड, है ना। On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace, and the official building including the palace where the Duma met. और लेफ्ट साइड में बड़े फैशनेबल चीज़ें, मतलब सारी कपड़े वगैरह की दुकान, मतलब अच्छी तरह बाज़ार वगैरह और अच्छी अच्छी चीज़ें, विंटर पैलेस वगैरह, डूमा, ये सारी चीज़ें कहाँ थी? लेफ्ट बैंक पे थी। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन वर्कर्स क्वार्टर्स। अब डिस्टेंट 1917 के फरवरी में क्या हुआ डिस्टेंट, फरवरी में जो आपके कहीं ना कहीं फूड शॉर्टेजेस थे, यानी कि खाने की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। तो ज़्यादातर देखी गई थी वर्कर्स के क्वार्टर्स में, उनको खाना नहीं मिल पाता था, खाना आता नहीं था, खाने की बहुत शॉर्टेज थी, वो लोग को खाना नहीं मिल रहा था, अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, ठीक है। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। और विंटर भी इतने ज़्यादा कोल्ड थे, इतने ज़्यादा फ्रॉस्ट, हैवी स्नो, मतलब अंदर बैठे रहते थे, कंडीशंस भी अच्छी नहीं होती थी उनकी, है ना। पार्लियामेंट्रीज विशिंग टू preserve elected government were opposed to Tazar's desire to dissolve the Duma. अब जो नेशनल पार्लियामेंट्री थे वो क्या विश कर रहे थे? वो विश कर रहे थे प्रिजर्व करने के लिए क्या? इलेक्टेड गवर्नमेंट को। पर किससे अपोज हुए? वो हुए अपोज तजार के डिज़ायर से टू डिज़ोल्व डूमा, यानी कि वो डूमा को डिज़ोल्व करना चाहता था, ठीक है। ऑन द फरवरी 22 द लॉकआउट टुक प्लेस एट फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। अब देखो एक लॉकआउट टुक प्लेस हुआ। अब देखो यहाँ से डीएसएन कहानी शुरू होती है, ठीक है। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन अ 50 फैक्ट्री कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिम्पैथी। अब जो नेक्स्ट डे में क्या हुआ, जो वर्कर्स थे 50 फैक्ट्रीज में, उन सब ने स्ट्राइक बुलाई। स्ट्राइक मतलब क्या होता है? वो वर्क नहीं करेंगे, है ना, वर्क वो नहीं करेंगे, ठीक है, वर्क नो, ठीक है, मैंने लिख दिया, समझ जाओ स्ट्राइक का मतलब, ठीक है। तो कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिम्पैथी मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड टू वे स्ट्राइक। अब देखो वुमेन ने स्ट्राइक्स ले करी, तो उसी से जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे की शुरुआत हुई। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिंग जिसमें वर्कर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं क्रॉस करा फैक्ट्री क्वार्टर और वो सेंटर ऑफ द कैपिटल में पहुँचे, द नेविस्की फ्रॉस्फेकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लोग पहुँचे। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। अब ऐसी स्टेज में, इस स्टेज में डिस्टेंट जिसमें पहुँचे थे उस समय डिस्टेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी मूवमेंट्स को। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय द वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। अब देखो डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि भाई सारे गवर्नमेंट के स्थानों में जो है ये लोगों ने स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी थी, खेल लिया था पूरा वर्कर्स ने, तो इसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू में डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही है क्या होता है, कर्फ्यू में कभी भी किसी को भी गोली लग सकती है अगर कोई भी बाहर घूमता हुआ दिखा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटर्स वर डिस्पर्स्ड बाय इवनिंग, यानी कि इवनिंग तक वो सब लोग वहाँ से चले गए थे। अब वो फिर से वापस आए 24 और 25 को, ठीक है। द गवर्नमेंट कॉल्ड द कैवेलरी एंड द पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। अब गवर्नमेंट ने क्या करा भाई, 24 और 25 को वापस से आए, तो गवर्नमेंट ने भाई कैवेलरी मतलब पुलिस ही होता है, ठीक है, मतलब जो भी उनके रक्षा करने वाले सोल्जर्स वगैरह थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप लोग इन पे जो है नज़र रखे रहो, ठीक है। अगर कोई भी मतलब कुछ भी करने की कोशिश करे तो आप लोग बंदूक चला देना, ठीक है। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। और 25 फरवरी को क्या हुआ, संडे को
जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है डूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, पॉलिटिशियन ने भी बड़ा हल्ला गुल्ला करके बोला कि भाई ऐसा कैसे कर दिया आपने, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें पॉलिटिशियन ने भी बोल दी। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ ऑन द 26th। अब देर अगेन डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे, वर्कर्स जो थे, वो बिल्कुल एक और नई ताकत के साथ वापस आए और फिर से 26 को जो है लेफ्ट बैंक में आ गए रिवर नीवा की। ठीक है। ऑन 27 पुलिस हेड क्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। ठीक है, तो मतलब पुलिस हेड क्वार्टर्स में हमला करके ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी। द स्ट्रीट्स thronged with peoples raising slogans about bread, wages, better hours and democracy। मतलब वर्कर्स की डिमांड ये सारी थी। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट कैवेलरी वंस अगेन। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इन्होंने तो बड़ा परेशान कर दिया है, अब एक काम करते हैं, फिर से कैवेलरी बुला लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने वापस से डियर स्टूडेंट कैवेलरी भेजी। जब उन्होंने वापस से कैवेलरी भेजी तो डियर स्टूडेंट कैवेलरी ने हमला करने से रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि उन्होंने हमला नहीं करा। उनको भी, क्योंकि अंदर से तो सीरियसली सबको ही पता होता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनको जो कैवेलरी वाले थे उनको भी पता था कि भाई ये लोग जो वर्कर्स कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। तजाद निकलने से हालत ही लोगों की ऐसी बना दी कि उनको रिवॉल्यूशन करना पड़ा, उनको स्ट्राइक करनी पड़ी है ना। तो इसलिए जो कैवेलरी होती है वो भी हमला नहीं करती है। ठीक है। कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स। द ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड द 3 other रेजिमेंट म्यूटिनाइड। अब देखो डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये सही चीज़ें हुई तो भाई राजा क्या करेगा, राजा तो भाई ऑफिसर को ही मारेगा ना, जो आर्मी को कंट्रोल कर रहा है, जो कैवेलरी को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको मार दिया। ठीक है, जो ऑफिसर था, और जो अदर 3 रेजिमेंट्स थे उनको भी म्यूटिनाइड कर दिया गया। Voting to join the striking workers. By that evening, striking workers had gathered to form Soviet or council in the same building as Duma met. This was called Petrograd Soviet. अब देखो डिस्टेंस, क्योंकि इसमें कैवेलरी वाले जो लोग थे और साथ ही साथ डिस्टेंस आपके जो वर्कर्स थे ये लोग ज्वाइन हुए, तो इन्होंने बनाया पेट्रोकार्ड सोवियत। ठीक है। देन वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी तजार। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। अब मिलिट्री कमांडर्स ने उनसे कहा कि भैया आप छोड़ दो राजगद्दी, आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। ही फॉलोड द एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, और उसने एब्डिकेट कर भी दिया। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविशनल गवर्नमेंट। अब देखो, क्योंकि तजार ने एब्डिकेट कर दिया तो अब क्या हुआ, जो सोवियत लीडर्स थे यानी कि पेट्रोग्राड सोवियत में काउंसिल कैसे बनी, ये बनी वर्कर्स और कैवेलरी पुलिस ऑफिसर्स वगैरह को मिलाकर। और जो डूमा लीडर्स थे, डूमा लीडर्स कौन कौन थे, कंजर्वेटिव्स को ही बनाया था लास्ट टाइम इसने, है ना, तजार ने, तो इन लोगों ने मिलके बनाई प्रोविशनल गवर्नमेंट। ठीक है। अब टू रन कंट्री, Russia future would be decided by Constituent Assembly elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं जो रशिया का जो भी फ्यूचर है वो किससे डिसाइड होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जो कि इलेक्ट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, यानी कि सबको राइट, वोटिंग राइट्स, जो कि 18+ वगैरह ये सारी चीज़ें, उनके वहाँ कोई और नियम होगा, है ना, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के बेसिस में। और पेट्रोगार्ड ने क्या करा, फरवरी रिवॉल्यूशन करा। ये आपने अभी भी देखा, पूरी कहानी में देख लिया ना क्या क्या हुआ। सिचुएशन वाइज देखो भाई, डिस्टिंक्शन होने लगे, डिवीजन होने लगे, रिवर नीवा के लेफ्ट साइड और राइट साइड। लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने स्ट्राइक्स करी, वो स्ट्राइक्स को भगाने के लिए गवर्नमेंट ने कैवेलरी लगाई ली। जब कैवेलरी ने मना कर दिया तो उनके ऑफिसर को मार दिया गया। फिर दोनों एक साथ आ गए, दोनों ने एक साथ अपना झुंड बनाया पेट्रोकार्ड सोवियत नाम से। उसके बाद फिर डियसन किंग ने गद्दी छोड़ दी, तब पेट्रोकार्ड सोवियत और डूमा लीडर्स ने मिलकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई, है ना। तो इस तरह पूरा फरवरी रिवॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं मोनार्की ख़त्म हो गई थी ये फरवरी रिवॉल्यूशन से, ठीक है, बिकॉज तजार हट गया था।
आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। 24 मिनट के वीडियो में मैंने आपको क्लियर करवा दिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला भी चैप्टर, और ये जो इंट्रोडक्शन है आपका फरवरी रिवॉल्यूशन वाला, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है, मोनार्की का एंड कैसे हुआ। अब आफ्टर फरवरी एक और रिवॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आफ्टर फरवरी और द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970, ठीक है। तो डिस्टेंस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।